हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज की हम क्लास में बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। इसके पहले एक वीडियो हो चुका है। इस वीडियो कंटेंट का मतलब है आपको सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड करना। कंटेंट तो बहुत सारा है यूट्यूब पर, आप जहां भी सर्च करेंगे, एक सर्च करेंगे आपको 10 मिल जाएंगे, लेकिन सिस्टमेटिक कंटेंट और बेसिक तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत ही बेसिक तरीके से क्लास चलेगी और एकदम एक के बाद एक इसमें फिगर्स आएंगे। उन फिगर्स को आप समझिए, आपकी मेंसुरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं दूसरी वीडियो जो कि मेंसुरेशन की है। एक वीडियो में हम स्क्वायर के बारे में पढ़ चुके हैं। स्क्वायर के बाद आज हम पढ़ रहे हैं आयत, जिसको कि रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल के बाद हम सर्कल पढ़ेंगे और फिर इन तीनों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आज आप हेडिंग डालेंगे किसके बारे में? रेक्टेंगल, जिसको कि हिंदी में आयत बोलते हैं। रेक्टेंगल। आप जितने अच्छे से फिगर्स को समझ जाएंगे रेक्टेंगल, उतने ही अच्छे से आप मेंसुरेशन को समझ जाएंगे। मेंसुरेशन की बेसिक क्लास में हम बात कर चुके हैं कि मेंसुरेशन में हमें क्या पढ़ना है। मेंसुरेशन का मतलब होता है माप, मतलब चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ मापना है हमें। ठीक है, आज बात कर रहे हैं किसकी? रेक्टेंगल की या फिर आयत की। ये बात चल रही है 2D फिगर्स की। किसकी बात चल रही है? 2D मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें 2 दिशाएं होती है। अच्छा, मैं दिशाएं आपके लिए क्लियर कर देता हूं कि 2D और 3D होता क्या है। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं नाम। देखिए, 2D का मतलब होता है ये, और 3D का मतलब वो होता है जिसमें एक और दिशा जुड़ जाती है। ये समझिए आप इस बात को, ताकि बाद में आपको जो ऊपर वाला अक्ष होता है, जिसको इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं, ये वाई अक्ष होता है। कौन सा होता है? बेसिक सी बात है, इसको हमें पता होना चाहिए। ऊपर वाली साइड को क्या बोलते हैं, और ये वाली जो साइड होती है तो एक्स है। 2D फिगर में सिर्फ ये 2 ही दिशाएं आती है, ये वाई अक्ष और ये। अब देखो, आपके दिमाग में ये जरूर रहना चाहिए, अगर ऊपर वाई जा रहा है तो नीचे भी वाई होगा। हाँ या ना? इसको नेगेटिव वाई अक्ष बोलते हैं। इस साइड अगर एक्स जा रहा है तो पीछे भी क्या होगा? इसको नेगेटिव एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, लेकिन दिशाएं ये 2 ही है, ये और ये एक ही काउंट हो रही है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो अभी हम इसको नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक्स वाई पढ़ते हैं। इतनी बात को समझ गए आपके दिमाग में? ये 3 दिशाएं कौन सी? ये जो मैंने बनाई है, इसका मतलब है कि ऐसी सीध सामने खड़ी हुई है, सामने खड़ी हुई है। देखिए, अब कोई भी 3D फिगर होगा, जैसे कि ये 3D है। 3D है या नहीं? 3 डायमेंशन है। कैसे है? देखिए, एक दिशा तो इसमें इधर जा रही है, ये जा रहा है सामने। एक ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। सर, एक पीछे भी तो जा रही है, है ना? या फिर पीछे से बोलूं तो आगे भी तो आ रही है। ये तीसरी दिशा है, जिसमें ये तीसरी दिशा मतलब मोटाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम कौन सा फिगर बोलते हैं? 3D फिगर। 3 दिशाएं जिसमें होती है वो 3D। अब ये जो आपके सामने सिर्फ मैं इतना बना देता तो आप कहेंगे ये 2D फिगर है। कैसे है? एक दिशा तो ये है, हाँ है ना, और एक दिशा। अब ये अगर ये है तो ये और ये तो सेम ही हो गई, और ये और ये, इसकी कोई मोटाई नहीं है क्या? इसकी कोई मोटाई? ये 2D फिगर है। जबकि अगर मैं आपके सामने ऐसा बना दूं इसको, जो हम पढ़ते भी हैं, कौन सा फिगर हो गया? क्योंकि इसकी मोटाई है एक वाली, ये वाली भुजा भी तो जुड़ गई। इसमें आप ऊपर से कुछ डालूंगा तो अंदर जाके भर जाएगा। ये 2D और 3D के बीच का डिफरेंस था। आइए हम 2D की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक की यहाँ पर हमने बात कर दी थी। देखिए, आयत के बारे में अब हम बात करते हैं आगे से। आयत होता क्या है? आयत का मैं सबसे पहले आपके सामने फिगर बना रहा हूं। ऐसा फिगर जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ये इसके समांतर है और ये इस आकृति को मैं नाम दे रहा हूं A B C D। अगर A B L है तो C D भी कितनी होगी? L होगी। समझ रहे हैं इस बात को? B और C अगर B है तो D और A B क्या होगी? B होगी। इतनी बात को समझ पा रहे हैं? हमने पढ़ा है कि कोई भी 2D फिगर, 2 बीमी आकृति जिसमें 2 दिशाएं होती है, उसमें हमें 2 ही चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है क्या? परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में क्या बोला था? पेरीमीटर। और दूसरा क्या पढ़ना था? क्षेत्रफल। दूसरा पढ़ना था हमें क्षेत्रफल, मतलब एरिया। हमें 2 चीज पता होना चाहिए, इसका परिमाप क्या है और इसका क्षेत्रफल। और मैंने एक और चीज बोली थी, हमें यह भी पता होना चाहिए कि आकृति में क्या क्या होता है। आकृति में लंबाई होती है, बोलो हाँ, लेंथ जिसको बोलते हैं। चौड़ाई होती है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ बोलते हैं, हाँ या ना? ये आकृति में चीजें होती है और हमें ये चीजें पता करनी है। आकृति में एक और चीज होती है जो हिडन होती है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। क्या बोलते हैं उसको? जिसको हिंदी में बोलते हैं
विकर्ण, ये विकर्ण सीधे सीधे नहीं दिया होता, ये हमें पता करना होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये आयात है तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 90। तो ये विकर्ण में पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूंगा या नहीं? हाँ है ना। चलो अभी परिमाप और क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। आपने कहा किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? उसके बाहरी भुजाओं का योग। इसकी बाहरी भुजाएं क्या है? L प्लस B प्लस फिर से L फिर से B। इतनी बात को समझ। 2L और 2B, 2 बार L है और 2 बार, तो आपने कहा 2L प्लस 2, आपने 2 को कॉमन ले लिया 2L प्लस, आपने बचपन से पढ़ा है ना आयात का परिमाप 2 इंटू L प्लस B, लंबाई गुणे में चौड़ाई। फॉर्मूला समझ में आ गया? याद नहीं करना। 2L प्लस B क्या कि 2 बार लंबाई है और 2 बार, या तो इसको ऐसे करके लिख लो 2 इंटू L और B को जोड़ दो और 2 का गुणा कर दो, तो भी क्या आ जाएगा? परिमाप। या सीधा सीधा आप इनको जोड़ दीजिए। मान लीजिए मैं बोल देता L बराबर कितना है और B बराबर है 5, कितना है? तो परिमाप बताइए। तो आप ये फॉर्मूला लगाने की बजाय ऐसे भी तो कर सकते हो सर, 10 प्लस 5 15, 5 20 और 10 प्लस 5 15, 10 25 और 5 30। इस फॉर्मूले में रख दो तो भी वही आएगा। 2 इंटू L 10 है, B 15 हो गया, दोनों जोड़कर 15 और 10। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? फॉर्मूला और दोनों बात एक ही है। क्षेत्रफल पर आ जाइए। क्षेत्रफल की बात करें। क्षेत्रफल क्या होता है? आपने कहा था किसी भी आकृति का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, L इंटू B। इसकी लंबाई क्या है? 10, चौड़ाई क्या है? तो 10 और इंटू 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये सेंटीमीटर में। समझ पा रहे हैं इस बात को? कोई डिफिकल्टी है क्या? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? मैंने क्या कहा? परिमाप और क्षेत्रफल समझते चलिए, बस इतनी बात को समझ में आ गई? हाँ या ना। इसका विकर्ण क्या होता है? 3 चीजें हमें पता है कि 3 चीज। अब विकर्ण कैसे निकालूंगा मैं? छोटी छोटी बातें हैं, सब आपको पता होने चाहिए। बताइए विकर्ण कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में विकर्ण मतलब कि AC का वर्ग बराबर होगा BC के वर्ग के प्लस AB के वर्ग के। यही बोल रहा है पाइथागोरस प्रमेय। मतलब कि AC का वर्ग बराबर होगा BC के वर्ग के प्लस AB के वर्ग के, क्योंकि ये एक बन जाता है आपका समकोण त्रिभुज। हाँ या ना। तो AC का वर्ग जो होगा वो बराबर हो जाएगा, देखिए BC को मैं सिर्फ B लिख दे रहा हूं, है ना, और AB को मैं L लिख दे रहा हूं। मतलब कि AC का वर्ग, अब यहां से वर्ग हटेगा तो इधर अंडर रूट पहुंच जाएगा। L को पहले लिख दे रहा हूं, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला आ गया। कैसे आया? रटना नहीं है, एग्जाम में भी रट कर नहीं जाना। आपने कहा जब भी मुझे विकर्ण निकालना होगा दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूंगा, उस पर अंडर रूट निकाल दूंगा, जो आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आपने लगाई है। अभी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप नए हैं, धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, हाँ या ना, समकोण त्रिभुज। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय को पहले ही लेक्चर में मैंने क्लियर कर दिया था कि हर फिगर में ये लगेगी। कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? अच्छा, इसका अगर विकर्ण पूछूं तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट में 120। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा। अगर और बाहर निकालो तो 5√5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये अब आपको लग रहा होगा कि ये चीजें एग्जाम में पूछेंगे, नहीं ये नहीं पूछेंगे, लेकिन बड़े से क्वेश्चन में ये चीजें जरूर मिलेंगी आपको, है ना। छोटी छोटी चीजें आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आयात के बारे में पूरी जानकारी थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उसी में चलता रहेगा, ठीक है। देखिए सर्कल डाल लिया होगा आपने।
सर्कल को समझ जाइए आप। अब देखिए सर्कल में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें होती है, एक्स्ट्रा होती है, डिफिकल्ट हो सकता है। बहुत आसानी से परिमाप और एरिया के बारे में समझाऊंगा, फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी समझाऊंगा। सर्कल पहले होता क्या है, मान लीजिए एक कोई भी आपने पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से कोई भी दूरी चली, आपने आर डिस्टेंस चली, आर क्यों चली वो भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। आर डिस्टेंस चली और इस इक्वल आर जितना चला, जैसे हम एक एग्जांपल देता हूँ, हमने जब मैदान में कुछ भी बनाते हैं, हम गोला बनाते हैं, हम बीच में एक खूंटी ठोक देते हैं, है ना, और आप एक रस्सी को पकड़ते हैं, ऐसे ले जाते हैं और उस रस्सी को पकड़कर ऐसे घुमाने लगते हैं, चूना पकड़कर उसके साथ, तो एक सर्कल बन जाता है ना। आर को रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस। समझते चलें बातों को। रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो किसी ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं केंद्र, क्या बोलेंगे आप, केंद्र को इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर। इतनी बात को समझ पा रहे हैं। तो केंद्र से समान दूरी पर जाकर खींचे गए जो पथ की लंबाई है उससे एक जो भी फिगर बनता है उसी को वृत्त या सर्कल बोलते हैं, ठीक है। सर्कल का जो बाहरी भाग है, जो बाहरी सीमा है, जो बाहरी बाउंड्री है, उसको परिधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिधि। इंग्लिश में इसको पेरीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। सरकमफेरेंस भी इसको बोल देते हैं कई बार, क्या बोलते थे, सरकमफेरेंस, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें परिधि की वैल्यू निकालना पड़ेगा और एक वैल्यू निकालना पड़ेगा किसकी, एरिया की, ठीक है। देखिए ये इसको क्या बोला है, सेंटर। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। किससे डिनोट करते हैं, देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इस आर को, जैसे आपने यहां से यहां तक खींचा तो क्या बना, आर, और इसी आर को वापस आगे इस पॉइंट पर ले आते हैं। कहने का मतलब अगर मैं यहां से इसको खींच दूं तो आप कहेंगे सर ये भी आर होगी, क्योंकि सभी रेखाएं बराबर होंगी। इस आर को अगर दूसरे छोर तक आप इधर बढ़ा देते हैं तो ये आर प्लस आर जो 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सर्कल का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। व्यास का मतलब क्या होता है, डायामीटर। क्या बोलेंगे आप, देखिए उसमें बोल रहे थे हम डायगोनल और इसमें क्या बोल रहे हैं, डायमीटर। डायमीटर त्रिज्या का 2 गुना होता है। डायमीटर त्रिज्या का कितना होता है, क्योंकि डायमीटर इज d इज इक्वल टू 2r, क्या हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत है क्या, आपने कहा इसको जब लास्ट तक बढ़ा दोगे तो r प्लस r जोड़कर 2r हो जाएगा, जिसको कि हम व्यास बोलेंगे, बस नाम चेंज हो गया उसका। क्या बोलते हैं हम उसको, व्यास। इतनी बात को समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। अब आइए परिधि मतलब पेरीमीटर और एरिया की बात कर लेते हैं, इसके बाद कुछ इसमें और चीजें उनके बारे में डिस्कस करेंगे। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, कहां से ड्राइव हम करेंगे। देखिए परिधि, पेरीमीटर मतलब कि P इज इक्वल टू, P नाम देंगे इसको, क्या बोले, P मतलब पेरीमीटर। फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r, क्या होगा, 2 पाई। रीजन समझिए, पाई को समझिए पहले, पाई क्या होता है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। एक बात बताइए, ये लाइन है, ये लाइन है, इससे इस लाइन का एंगल कितना है, कितना है, 180 डिग्री। यहां होता तो 90, मतलब यहां पर आता तो सर 90, वापस आए तो 180, यहां पर आता तो 270 और वापस घूम कर गया तो कितना हो गया, 360। सर्कल यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर ही आकर क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब ये जो r डिस्टेंस है, आपने कितने एंगल पर चली, आपने कहा 180 प्लस 180 360 पर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 100, तो 2 पाई कितना होगा, 360 ही तो होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पाई। क्या लिखा हुआ है, 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री। 2 पाई का मतलब क्या है, 360। r तो रेडियस है, क्यों, क्योंकि आपने इतनी दूरी, सेंटर से इतनी दूरी पर जाकर ये डिस्टेंस, जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा p भी बढ़ता चला जाएगा। अरे हाँ या ना। और p कुछ नहीं है, p आपने कहा इस पथ की लंबाई है। भारी भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। p क्या है, इस पथ की, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई r। क्या हो गया, 2 पाई। कभी भूलेंगे तो नहीं आप, इतनी बात को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ जाऊं एरिया की तरफ। क्या बात करें हम अब, एरिया। ये अब एरिया यहां पर मैं कर रहा हूं, ठीक है। एरिया, वृत्त मतलब कि सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई तो समझ ही गए होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये भी तो 360 है, 2 पाई क्यों नहीं हुआ।
जैसे पाई क्यों है ना, उसको भी हम समझ लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी फिगर का जब एरिया निकालोगे, क्या निकालोगे, तो वो हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर में ही आएगा। देखिए आर का स्क्वायर है, जबकि पेरीमीटर कभी भी स्क्वायर में नहीं आएगा, मतलब उसमें एक ही भुजा होगी। कितनी भुजा होगी, जबकि एरिया में हमेशा दो भुजाएं होंगी, चाहे वो लंबाई और आधार हो, ऊंचाई और आधार हो, चाहे फिर त्रिज्या दो बार हो, लेकिन दो बार जरूर होगी कोई भी भुजा। इतनी बात। अब एरिया की बात कर लेते हैं। ये एरिया बना कहाँ से, ये पूरा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए ये जो सर्कल है आपके सामने, मैं यहाँ पर इसको बना रहा हूँ वापस से। इस सर्कल को आपने यहाँ पर बनाया और मैंने क्या किया, इस सर्कल को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 की जगह 6, 7, 8 जो भी, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों आया वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। चलो एक और पार्ट में कर देता हूँ, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि 4 में ही करना है, क्या नहीं, ये लो, ठीक है। इतने पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बात बताइए, मैंने क्या किया, इसको खोलना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, खोलने से मतलब क्या है कि ये जो लंबी लाइन है, इससे इसको उठा के इस लाइन को इधर ले आना शुरू कर दिया। इधर लाना, तो ये तो अपनी जगह पर ही है, ये वाला पूरा उठ के इसके साथ लग जाएगा। बोलो हाँ लग जाएगा या नहीं। और जब इसको चौड़ा करोगे तो बीच बीच में ये जो पॉइंट है ये दूर खसक के कुछ ऐसा बना लेंगे। आप मेरी बात को समझना, ऐसा बन जाएगा या नहीं। एक तरफ से खोलूंगा सिर्फ 1 2 3 4, तो ये मैं 4 टाइम्स इसको बना दे रहा हूं, ठीक है। इसी के ऊपर बना, ऐसा खुल जाएगा। बोलो एक तरफ का सिर्फ, हाँ या ना, और दूसरे तरफ का भी तो ऐसा ही खुलेगा सर, जो और आगे तक जाएगा। तो मैं उसको आगे ना ले जाकर इस बची हुई जगह में फंसा देता हूं। पूरी बात को समझ रहे हैं आप। आपने कहा उसको यहां से खोल रहा हूं, मतलब आप ये समझो कि मैंने एक तरफ का ये वाला जो था वो मैंने यहां पर रख दिया, और जब लंबा, इसको मैंने लंबा कर दिया, ये वाली चीज जो है वो मैंने लंबी कर दी। और जब लंबा करोगे तो ये सेंटर से अपने आप ये जो पॉइंट थे सारे दूर दूर हो जाएंगे ना। समझ रहे, ये जो लाइन है, ये जो सीधी लाइन है वो ये वाली लाइन है। हाँ, इस लाइन की वैल्यू क्या थी, अगर ये पूरी लाइन 2 पाई आर थी तो इस अकेली लाइन की वैल्यू थी पाई आर, क्योंकि ये पूरी 2 पाई आर है तो आधी कितनी होगी, आधा। 2 पाई आर का आधा क्या होगा, पाई आर। 2 पाई आर का आधा क्या होगा, ये पूरी जो थी वो 2 पाई आर थी, हाँ या ना, क्योंकि अभी हमने देखा ना पेरीमीटर, तो आधा कितना होगा, पाई। इस लाइन को मैंने चौड़ा करके यहां पर रख दिया, वो कितना हो गया, पाई आर। तो दूसरा फिगर भी तो सर ऐसे ही खुलेगा, तो उसको आगे बनाने से अच्छा आप यहां पर बना दो ना, ये इसमें फिक्स बैठ जाएगा। ये वाले बन गए इसमें। आप मेरी पूरी बात को समझ पा रहे हैं। ये पाई आर, तो ये भी कितनी है, पाई आर। लेकिन अब दूसरी बात, अगर मैं इस आकृति में कहीं पर भी ऐसी लाइन खींच देता हूं, वो आर ही तो रहेगी सर, क्योंकि रेडियस ही रहेगी हमेशा। क्या रहेगी वो, तो मैं एक बात बताओ, ये लाइन है, ये वाली लाइन जो ये थी, इसमें मैं यहां से लेकर एक लाइन ये खींच दे रहा हूं। कितनी खींच दे रहा हूं, ये भी आर होगी या नहीं होगी, समझ रहे हैं। अब देखो, ये तो हो गया आधार जो कि पाई आर था, आधार क्या हो गया, और ऊंचाई क्या हो गई, आर। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल बोला था आधार गुणे में ऊंचाई, आधार पाई आर, ऊंचाई आर। तो पाई आर में जब आर का गुणा करोगे तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। मेरी पूरी बात को समझिए। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर ऊपर वाला पाई आर क्यों नहीं लिया, अरे आधार ही तो लेते हैं, दोनों तरफ की थोड़ी ले लोगे, क्योंकि आयात में क्या किया था, L इंटू बी तो किया था, एक ही L तो लिया था, नीचे वाला ऊपर वाला L भी ले लोगे क्या, नहीं ना, आधार तो एक ही होता है ना, चाहे इसको मान लो या। समझ गए पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, पूरी बात को समझ गए। मैंने इसको खोला, ये वाली जो लाइन थी उसको ऐसा कर दिया, जब ऐसे इसको खींचूंगा तो ये दूर दूर हो जाएंगे अपने आप। दूसरा वाला ये वाला जो खुलेगा इसी में ऊपर से डाल दिया, लंबाई पाई आर बन गई, ऊंचाई आर बन गई, और एरिया का फॉर्मूला होता है आधार गुणे में ऊंचाई, गुणा किया पाई आर स्क्वायर बन गया। पूरी बात को समझ पा रहे, भूलेंगे तो नहीं। ये रीजन था, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे भी रट लेते इसको, हाँ है ना। तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात को समझ गए। देखो एक और भी होता है इसका क्षेत्रफल, एक और क्षेत्रफल क्या होता है कि सर अगर मुझे पता है कि d बराबर क्या होता है, 2r, डायमीटर बराबर 2r ही तो होता है। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं d के फॉर्म में, जब फॉर्मूला आ जाए d बराबर क्या होता है
क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो d था वो त्रिज्या का कितना था, तो d बराबर में 2r लिखा है और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर d/2, r बराबर d/, ये 2 इधर आ गया d के अपन, r की वैल्यू रख दो d/2, पाई d/2 का होल स्क्वायर। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या, पाई/4 d स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ये भी तो होता है पाई/4 d। कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कब, जब आप थोड़े से समझदार हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन में d की वैल्यू दी है, व्यास की वैल्यू दी है, तो आप उसको आधा कर दोगे वो त्रिज्या बन जाएगी, तो इस फॉर्मूले में रख दोगे डायरेक्ट, इसकी कोई जरूरत नहीं, पता होना चाहिए बस हमें। पाई/4 d स्क्वायर और πr² दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों अलग अलग। तो इसके बारे में दो चीज मैंने बताई, एक पेरीमीटर और दूसरा एरिया, नोट करें जरा। दस है और ये भी कितनी है, मैं ले रहा हूं L × B, तो 10 औसत ही तो है, 10 और 10 20 का औसत 10 ही तो आएगा, उसमें भी औसत। आगे बढ़ूं मैं। तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको पाई की वैल्यू जो रखनी है वो रखनी है 22/7। किस क्या रखनी है, 22/7, ठीक है, 22/7। ये हमारे यहाँ के वैज्ञानिक जिन को आप सभी जानते हैं, आर्यभट्ट जी ने दी थी पाई की वैल्यू 22/7। आगे बढ़ूँ मैं, इतनी बात को समझ पा रहे हैं। चलिए सर्कल के बारे में कुछ और बात करूँगा मैं आपसे।
आगे बढ़ूँ मैं। देखिए एक बार और फिर से सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। देखिए मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है। टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं हम कि कौन कौन सी चीजें हमें पता है। अच्छा बताइए, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हो? आर। आर मतलब त्रिज्या या फिर रेडियस, ठीक है। जो सेंटर होता है उसको हमने नाम दिया सी, मैक्सिमम केसेस में उसको ओ नाम दिया जाता है, तो हम भी यहाँ पर ओ नाम दे रहे हैं। ओ मतलब केंद्र या फिर सेंटर। बाहरी जो लंबाई है दैट इज कॉल्ड परिधि, हिंदी में क्या बोलूंगा? परिधि। परिधि ने जो भाग घेर के रखा होता है वो क्या कहलाता है हमेशा? एरिया, पाई आर स्क्वायर, जिसको हमने नाम दिया, हाँ है ना। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बात आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि अगर मैं किसी भी सर्कल पर एक पॉइंट ले लिया, क्या पॉइंट ले लिया, और एक पॉइंट कहीं भी और ले लो, बस वो पॉइंट जब इस लाइन को मिलाओ तो ओ से होकर नहीं गुजरना चाहिए। किससे होकर नहीं गुजरना चाहिए? तो मैंने वो पॉइंट यहां पर ले लिया, अभी सीधा सीधा यहां पर ले लिया, दोनों को मिला दूं। वृत्त की परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं इसको? जीवा। याद रहेगा, क्या बोलते हैं इसको? जीवा बोलते हैं। जैसे जैसे केंद्र की तरफ आगे जाओगे जीवा की लंबाई बढ़ती चली जाएगी, चली जाएगी या नहीं? ऊपर जाऊंगा तो यहां से यहां तक ये बढ़ गई इससे, और नीचे जाओगे तो घटती, हाँ है ना। एक बात बताओ, ये जीवा जो है इसकी मैक्सिमम लंबाई कहां पर होगी? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सर, केंद्र पर ही तो इसकी लंबाई मैक्सिमम हो जाएगी। मेरी बात तो सुनिए आप, तो यहां पर जाकर मैक्सिमम होगी, ऊपर जाकर फिर घटने। इनने कहा सर केंद्र से तो गुजरती नहीं, बिल्कुल, अगर केंद्र से गुजर जाती तो उसी जीवा का नाम बदलकर क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। समझ गए? क्योंकि सर जैसे ही वो सेंटर पे पहुंच जाएगी उसका नाम बदलकर बन जाएगा, हाँ है ना। ज्योमेट्री में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जब इससे ट्राइंगल बनाने लगते हैं, आगे की बात है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। इतनी बात को समझ पा रहे, हाँ या ना? अब आगे बढ़ सकता हूं मैं इसको लेकर। ठीक है, नोट करके ये पॉइंट लिख लेना है आपको, जैसे मैंने लिखा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, एक वृत्त की त्रिज्या, इस क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं आपको। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसकी परिधि बताइए, इसकी परिधि बताइए। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि, इसका मतलब है मुझे आर की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और आपको से पूछा है पेरीमीटर, क्या पूछा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? इसके पहले आपके दिमाग में फॉर्मूले से पहले फिगर आ जाना चाहिए। आपने कहा सर ये हुआ वृत्त, ये दी है आर, आर की वैल्यू दी है 7। मुझसे पूछा है पेरीमीटर, मतलब बाहरी भुजा की, मतलब बाहर में जो आपका सर्कल है, जो आपका पथ है ना, पाथ जो है उसकी लंबाई पूछी है। आपने कहा पूरा पाथ 360 डिग्री का, इसलिए मैंने लिख दिया 2 पाई। कितनी डिस्टेंस पर घूम रहा है? आपने कहा r डिस्टेंस पर घूम रहा है, तो इसलिए 2 पाई। समझ पा रहे हैं पूरी? देखिए 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 22 बटा, और r की वैल्यू कितनी है? 7 से 7 डायरेक्ट कटेगा। पेरीमीटर कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या था, पर्पस क्या था? इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं एग्जाम में
एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से सारे सवाल होते हैं। जब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो आर की जो वैल्यू होती है वो या तो 7 होती है या 7 का गुणज होती है, 7 का मल्टीपल होती है। क्यों होती है? ताकि 7 से 7 तुरंत कट जाए और आपको कैलकुलेशन में दिक्कत। अब बताओ यहाँ पर 8 होता तो इसको कैसे करते थे? तो पॉइंट में बन जाता ना, और पॉइंट में बन जाता तो आपको पूरे सवाल में दिक्कत होती, क्योंकि इतना सा सवाल तो आएगा नहीं कि डायरेक्ट पेरीमीटर बताओ, सवाल तो काफी बड़ा होगा। तो पहले आपको पी की वैल्यू कितनी आई? 40। क्यों दिया मैंने आर को 7? ताकि 7 से 7 तो या तो 7 देता, नहीं तो देता 14, 7 से 2 बार कट जाता, या फिर देता 21, मतलब 7 का मल्टीपल देता। क्या देता? 7 का मल्टीपल। सर 7 से कम भी तो हो सकता है। हाँ, 7 से कम होता तो 7/2 देता। कितना देता? 7/2 लिख कर नहीं देता, तब तो आप सीधा सीधा समझ जाते 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। क्या लिख कर देता? 3/3.5, 3.5 सेंटीमीटर। क्या लिख कर देता? 3.5 सेंटीमीटर का मतलब ही होता है 7/2। कैसे होता है? आपने कहा पॉइंट हटाओ, 35/10। 5 से कितनी बार? 7 बार। 5 से कितनी बार? 2 बार। 7/2 बन गया। अच्छा चलो अब ट्रिक पर आ जाते हैं। आपने कहा जब भी रेडियस की वैल्यू 7 देगा, जब भी रेडियस की वैल्यू कितनी देगा? 7, तो पेरीमीटर 44 होगा। कितना होगा? 44। कहने का मतलब यह है कि रेडियस जितने भी 7 के मल्टीपल में होगी, पेरीमीटर में उतने का ही गुणा कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे रेडियस 21 दी रही होती, कितनी दी रही होती? तो मन में ही कर लेता यार 7 का कितना गुना है? कितना गुना है? तो जब रेडियस 7 होती है तो पेरीमीटर कितना होता है? 44। अगर रेडियस 21 है, 7 का 3 गुना, तो पेरीमीटर भी इसका कितना गुना होगा? 3 चौका 12, कैरी 1, 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे? क्यों बताया ऐसा? आपने कहा ये ट्रिक तो कभी भी लग सकती है, मैं तो 8 के साथ भी तो बता सकता था कि 8 आर होगा तब पी कितना होगा। नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि 8 में होगा तो भैया पॉइंट में हो जाएगा ना, 7 में ही क्यों? क्योंकि ऊपर 7 से 7 काटना है हमें। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन, आर अगर 7/2 होता, कितना होता? तो बताओ पेरीमीटर कितना होता? आप कहेंगे 7 का आधा, तो यहां पर भी 44 का आधा कितना हो जाता? 20। आप चाहें तो इस ट्रिक को यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी करना तो कुछ दिनों बाद इसी चीज को इतनी जल्दी करने लग जाओगे कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी बात को समझ पा रहे हैं? चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग। देखो मैंने ये नहीं बताया कि जब रेडियस 7 होगी तो एरिया कितना होगा, क्योंकि एरिया वेरी करता है। वहां पर आर का स्क्वायर है और स्क्वायर जब घात चढ़ेगी तो वेरी करती जाएंगी चीजें बार बार, इसलिए उसको नहीं रट पाया। ये सिंगल मल्टीपल है इसलिए। कोई कंफ्यूजन? देखिए इस प्रकार के जब एग्जाम में सवाल आएंगे आपके सामने तो सारी वैल्यू ऐसी आएगी जो एक दूसरे से कटेगी, पॉइंट में नहीं आते हैं ये क्वेश्चन, है ना। आपसे देखा हम उलझ रहे हैं। आगे बढ़ूँ मैं, अब एग्जाम के कुछ सवाल पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है। एक वर्ग के अंदर एग्जाम में भीतर लिखा आता है। चलिए मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चंस को ऐसे बोल दूंगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 14 वर्ग की भुजा की लंबाई, ठीक है, कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो वृत्त वर्ग के अंदर बना है ना, ये लिखना नहीं है, मतलब कहना ही चाह रहा हूं, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है, ठीक है, तो हमें मान के चलना है कि जो वर्ग है उसके अंदर जो वृत्त बना है वो एकदम फिट है, उसमें बीच में कोई जगह नहीं है। ठीक है, फिट है उसमें। तो आपको बताना है, बताइए
वृत्त और वर्ग, वृत्त एवं वर्ग के बीच में छूटा हुआ जो क्षेत्रफल है ना, जो क्षेत्रफल बच गया है, मतलब कि जो क्षेत्रफल वृत्त ने कवर नहीं किया, उस क्षेत्रफल को हमें बताना है। जो क्षेत्रफल हाँ बचा हुआ है उसकी वैल्यू बताइए। इंग्लिश में बोलते हैं अनशेडेड एरिया, ठीक है, अनशेडेड एरिया। हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसका क्षेत्रफल बताइए। आप नहीं करेंगे, आपको बस समझना है, ठीक है। ये तो क्या है, बेसिक से स्टार्टिंग है, ठीक है, समझाने के तौर पर। क्या बोला है, सबसे पहले मैंने बोला मेंसुरेशन में आकृतियों को समझना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, छोटी छोटी बातों को समझ गए तो बड़े बड़े क्वेश्चंस कर ले जाओगे। अभी तो क्वेश्चंस आए नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस तो एग्जाम में ऐसे आते हैं कि एक बेलन के अंदर एक गोला पड़ा हुआ है, गोले के जाने की वजह से बेलन में जो है पानी का स्तर इतने सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अब आप बताओ, आप जब 2D आकृति के अंदर ही आकृतियों को बनाना नहीं सीखेंगे तो 3D कैसे करोगे, फिर तो कर ही नहीं पाओगे ना। 3D तो बहुत डिफिकल्ट चीज है, इसलिए यहां से इमेजिनेशन लेकर जाना है आपको कि आकृति के अंदर आकृति बनेगी तो कैसे बनेगी, ठीक है। आपसे बोला है कि एक वर्ग के अंदर, तो मैं ये वर्ग बना देता हूं, एक वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, ठीक, एक सर्कल बना हुआ है। तो आपने कहा ये वृत्त है या ना, इसके अंदर क्या बना है, एक तो सर्कल बना है। इसका मतलब सर्कल इनको तो टच कर नहीं सकता, सर्कल तो ऐसा बनेगा ना सर। अभी ये मेरे से एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन रहा है, आप समझ, ये सर्कल है, चारों भुजाओं को टच करेगा नहीं, ये कोने तो छूट जाएंगे ना। दिया गया है, आपको दिया है इस वृत्त वर्ग की भुजा कितनी दी है जी, 14 सेंटी। मेरी बात को समझ रहा है। वृत्त के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, नहीं दिया ना, लेकिन वृत्त के बारे में ये तो दिया है कि वर्ग के अंदर बना है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। हमसे पूछा क्या है कि जो क्षेत्रफल बचा है उसका मतलब जो जगह बची है उसका बची कौन सी है, एग्जाम में आता है छायांकित भाग, है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब आप एक बात बताओ, क्या इन जगहों का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं? इम्पॉसिबल है। अगर मैं सिर्फ इस इतनी जगह को निकालूं और इसका क्षेत्रफल निकालूं तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सीधी सीधी लाइन नहीं है, ये तिरछी लाइन है। अगर मैं एक का भी निकाल लेता 4 का गुणा कर देता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं क्या कर सकता हूं, आपने कहा सर आप इस इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं, कैसे, आप इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल को भी निकाल लीजिए। पूरे वर्ग का निकाला, उसमें से के लिए फिर वृत्त का निकाला, और पूरे वर्ग में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को अगर घटाऊंगा तो यही जगह तो बच जाएगी, तो यही जगह मेरा आंसर हो जाएगा, हाँ है ना। लेकिन उसके लिए मुझे वृत्त की त्रिज्या पता होना चाहिए। एक बात बताइए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है, क्योंकि ये बाहर जो है वो आपका क्या है, वर्ग है, और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक और यहां तक ये गोला है जो अच्छे से मैंने बनाया नहीं है, ये भी पूरा कितना होगा, ये पूरा व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी, ये ओ है, ये आर हो गई, आधा हो जाएगा। मेरी बात को समझ, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 सेंटी। अब तो मैं निकाल सकता हूं ना। अब जो बचा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वर्ग में से वृत्त को माइनस कर दीजिए, बचा हुआ वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, आपने कहा आधार गुणे में ऊंचाई 14 इंटू 14 ए स्क्वायर, 14 इंटू माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर, और यहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू 7, और फिर से आर की वैल्यू। मेरी पूरी बात को समझ रहा है, काट दूं क्या मैं इसको, ठीक है, हाँ। और हमें पता है कि जब आर 7 होता है तो पेरीमीटर कितना होता है, 44, लेकिन ये एरिया है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ये आएगा 154, क्योंकि मुझे तो याद है कि 7 होता है तो ये 154 आता है, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा 196, माइनस कर देता हूं 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी पूरी बात को समझ रहे, तो बचा हुआ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर
स्क्वायर। जब एग्जाम में आएगा तो इतना लंबा थोड़ी लिखोगे, आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि वर्ग क्षेत्रफल इसका स्क्वायर डायरेक्ट 196, ये इसका माइनस कर दोगे तुरंत आंसर, 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अभी आपको बहुत बेसिक तरीके, कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो कर डालो तो जरा। समझ में आ रहा है आपको प्रॉपर? ठीक। जितना अच्छा इमेजिनेशन होगा उतना अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन क्लास में कराया जाना पॉसिबल नहीं, कहीं पर भी कोई भी टीचर आपको पूरे क्वेश्चन नहीं कराएगा। अगर मैं आपको इमेजिन करना सिखा देता हूँ तो आप हर क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। सिर्फ सवाल को रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेजिनेशन करना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ूँ मैं? देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो फिगर बनाऊंगा उसी से क्वेश्चंस को समझ जाइए आप। अभी वर्ग के अंदर क्या बना था? व्रत। अब व्रत के अंदर वर्ग बना रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा ये व्रत, ठीक है, ये आयत की तरह दिख रहा है लेकिन है ये क्या? वर्ग। हाँ, अरे यार कोई ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं इसको क्लियर बना नहीं पा रहा हूं। ये देखिए, ठीक है, मैंने आपको ये कहा है कि व्रत के अंदर वर्ग बना हुआ है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, आकृति देख के समझ गए, ठीक है। व्रत की जो त्रिज्या है, आर की जो वैल्यू है वो है 14√2। कितना है? 14√। मुझे इसके अंदर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल बताइए आप, इसके अंदर बने हुए वर्ग का बताइए, करिए इस क्वेश्चन। सबसे पहले सर व्रत की त्रिज्या दी है तो व्रत का व्यास निकालेंगे। ठीक है, अभी दिया सिर्फ इतना है, ठीक है। हाँ, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सर व्रत का क्षेत्रफल निकालेंगे। इमेजिनेशन शुरू कहाँ से होगी? इमेजिनेशन शुरू यहाँ से होगी कि अगर आपसे स्क्वायर का एरिया पूछा है, किसका एरिया पूछा है, मतलब कि इसके अंदर जो वर्ग बना है वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो आपको वर्ग की क्या पता होना चाहिए? भुजा पता होना चाहिए, मतलब कि साइड पता होना चाहिए, तभी तो आप एरिया। लेकिन इससे मुझे क्या हेल्प मिल सकती है? आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यहां से मैं यहां तक एक लाइन खींचूंगा तो कि आर की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? लेकिन ये आर तो मेरे वर्ग से बाहर निकल गया। अब मुझे दिक्कत हो जाएगी, मुझे क्या पता ये कितना है, गलत बना दिया ना मैंने। मैं इसको दूसरे तरीके से सोचता हूँ। मैंने कहा सर अगर सेंटर से परिधि के किसी भी बिंदु पर खींचूं तो सब जगह आर आर बराबर होगा। यहां से उठाकर यहां खींच दिया, देखो मेरे काम का है, मेरे वर्ग के अंदर है ये पूरी लाइन, है ना। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 14√2। बोलो हाँ, दी है या नहीं? सर इस लाइन को इधर भी मिला सकता हूं, बोलो हाँ। ये भी कितना होगी? 14√2। समझ पा रहे हैं? एक काम करो, मुझसे वर्ग का पूछा है तो वर्ग को बाहर ले आता हूं। सिर्फ इमेजिनेशन की बात चल रही, क्वेश्चन तो वहीं से कर लेते आप। वर्ग को मैं बाहर ले आया, ठीक है। ये जो लाइन बन गई वो वर्ग का विकर्ण बन गई, बोलो हाँ या ना। और वर्ग का विकर्ण 14√2, 28√। वर्ग का विकर्ण होता क्या है? वर्ग का विकर्ण मतलब कि डायगोनल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, हमने कहा याद नहीं, मैंने समझा दिया था। इज इक्वल टू a√, होता है नहीं होता? विकर्ण की वैल्यू क्या है? 28√, इज इक्वल टू a√2 से √2 कट जाएगा। बताओ a की वैल्यू क्या आ गई? मतलब कि वर्ग की जो साइड है वो कितनी थी? a√2। जब मेरे पास साइड आ गई तब एरिया तो निकाल ही सकता हूं ना। एरिया क्या हो जाएगा?
28 इंटू 28 का स्क्वायर कितना होता है 764, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 8 8 जा 64, कैरी 4, 16 16 32 और 4 36, 3 बचे, 4 और 3 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी आपको ये सवाल डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन सीखने के बाद जब मेरे साथ ही सामने ये सवाल आता तो मैं डायरेक्ट ही देखता कि आर की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू इतना आर है तो पूरा मेरे लिए डायगोनल, इसको मैं डबल कर देता और मैं मन में ही √2 को √2 से काट देता। हाँ ना, मन में ही √2 को √2 से, मुझे कैसे पता है √2, कई बार ये होता है मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में आएगा, अरे भाई ये वाली लाइन तो बड़ी होगी ना इससे, तो √2 को हटा दो, उससे √2 को हटा दो, 28 √2 है, इसमें से √2 हटा दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, साइड, छोटी वैल्यू साइड होगी, सीधा 28 का स्क्वायर कर दो, वही आपका क्या होगा। मेरी पूरी बात को समझ पा रहा है। इमेजिनेशन, इसीलिए बोलते हैं इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको कुछ भी रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको बेसिक से लेंथी तरीके से ही क्वेश्चंस को समझना है। आपके पास 2 पेन होना चाहिए, एक पेन जिसमें गिवन वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू मैंने नीले पेन से बनाई है, ब्लू से जो बनाई है, वो गिवन वैल्यू नहीं है, वो मैंने निकाली है वैल्यू, इसलिए ताकि मुझे पता रहे। लिखवा दूं, बात एक ही है। आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन करेंगे बस आज की क्लास में। आप लिखिए, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ फुल साइड, इसके अंदर एक पूर्ण आकार का वर्ग बना हुआ है, पूर्ण आकार का। आ स्क्वायर ऑफ फुल साइड इज फिटेड इनसाइड अ रेक्टेंगल। ठीक है, पूर्ण आकार का क्या बना हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। बताओ, वैसे तो ये सवाल देखते ही हो जाना चाहिए। उस वर्ग का क्षेत्रफल बता दो मुझे, सिर्फ 2 सेकंड का सवाल है, पर इमेजिनेशन। हाँ, हाँ 10 ये लिखा है, 15 और 7 इसके अंदर बना हुआ है वर्ग, स्क्वायर। उस स्क्वायर का एरिया बताना है। ये सब तो स्क्वायर रहेंगे, ये इतनी है, इसका आधा तो 15 का आधा होगा। 15 का आधा 7 बटा 15 बटा 2। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। आओ जरा देखते हैं। मैंने बोला इसके अंदर क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। क्या बना हुआ है सर? स्क्वायर का मतलब जिसकी सभी साइड्स क्या हो,
क्या उस स्क्वायर की साइड 15 मान लूँ? नहीं मान सकते। मान सकते सर। इसको 15 कर दोगे तो दूसरी 15 बनाओगे तो ऊपर नहीं निकल जाएगी। तो स्क्वायर की साइड क्या मानोगे? 15 या 7 में से ही तो कोई एक होगी। 7 मान लो। क्या मानना पड़ेगा? 7 मान लो। क्यों माना सर 7? क्योंकि अगर मैं इसी को उसकी एक साइड मान लेता हूं तो दूसरी भी कितनी बनानी पड़ेगी? 7। तो एक तो ये 7 हो गई, दूसरी 7 इसी के अंदर यहीं तक तो आएगी। मैंने सबसे पहले चलो मुझे नहीं बनाना, यहां पर नहीं बनाना, अरे बीच में भी बना लोगे तब भी ये वाली साइड 7 से ज्यादा नहीं जा पाएगी। जब ये नहीं जा पाएगी तो ये भी ये भी नहीं जा पाएगा। मतलब मैक्सिमम जो साइज है इसमें वो 7 बाय 7 का स्क्वायर बन सकता है, इससे बड़ा नहीं बन सकता। बस कहानी यहीं पर खत्म। यही तो इमेजिनेशन करनी थी आपको। कई लोग कर लेते यार ये बनेगा बीच में, यहाँ या यहाँ। आपसे एरिया पूछा है, कहीं बना दो आप। 7 गुणे में 49 सेंटीमीटर है इसके। पूरी बात को समझ पा रहे? इमेजिनेशन, जितना अच्छा इमेजिनेशन आप कर पाए, इमेज जितनी अच्छी बना पाएंगे। अब कोई दिक्कत है क्या? हाँ चलो लिखो जरा अगला क्वेश्चन, मैं देखता हूँ आप कर पाते हैं। ठीक है। एक वर्ग मतलब कि स्क्वायर जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण को लेकर या फिर इसके विकर्ण को आधार मानकर एक दूसरा वर्ग बनाया गया है। एक दूसरा वर्ग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक दूसरा वर्ग बनाया गया है। बड़े एवं छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर। छोटे वर्ग के क्षेत्र, बड़े और छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। सिर्फ आपको क्या दिया है? एक वर्ग है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। चलो करो जरा फटाक से, नहीं बनता तो फिर आगे डिस्कस करेंगे। गुड, वेरी गुड। पहले तो स्क्वायर का चित्र सही बनाओ। आयत बनाओगे स्क्वायर की जगह तो कैसे इमेजिनेशन आ पाएगी? हाँ भाई, शुरू से आप गलत कर रहे हैं उस चीज को। हाँ, बड़ा कर सकते हो, 3 लाइन में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है 2 ही लाइन चाहिए, है ना। आप बस दोनों को बराबर, आप एक पेज में बना दीजिए पर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बाहर निकल आएगा। चलो आगे बढ़ूं मैं। देखिए दिया क्या है? वर्ग 7 है। मैं सभी जगह नहीं लिखूंगा, आकृति का नाम वर्ग है तो समझ जाना। इसके विकर्ण को मतलब कि डायगोनल को आधार मान लिया। जैसे ये 7 है, डायगोनल होगा 7√2। अब ये बार बार फॉर्मूलेशन नहीं निकालना, तुरंत यार क्यों √2? सर ये वाली भुजा तो इससे बड़ी होगी ना। अगर ये पहले से दी होती तो √2 को काट के 7 लिख देते, 7 दिया था √2 पे। अब इसी को आधार मानकर इसके ऊपर क्या बना दिया? एक वर्ग। मतलब कि अब इसको आधार माना है, इसका मतलब ये जो दूसरी आकृति बनेगी उसकी सारी भुजाएं कितनी होंगी? 7√2 होंगी। पूछ लिया इन दोनों के बीच का नहीं पूछा, इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर बताना है। बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? 7√2 का होल स्क्वायर, और छोटे वाले का क्षेत्रफल होगा, कोई दिक्कत है क्या? 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 98 हो जाएगा। ठीक है। या फिर देखो और अच्छे तरीके से कैसे करते हैं इनको क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी तो आपको आनी चाहिए। देखो कैसे, 2 का गुणा करूंगा 98 आएगा, फिर माइनस करूंगा फिर से 49 ही हो जाएगा। लेकिन करो यहाँ पर भी कितना है? 49, और यहाँ पर भी 49 को कॉमन ले लिया, बचा क्या? 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या होगा? 1, और वापस से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 40।
तो ये मैंने क्यों बताया, ये बताने का मतलब है जब मन में ही इसको कर लोगे 2 - 1 तो ये 1 ही हो जाएगा, गुणा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो ये कैलकुलेशन की बात है, नंबर सिस्टम का पार्ट है, पर ये वाली बात पूरी समझ में आ गई। आप क्वेश्चन को उतने ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे जितने अच्छे से आप इसको इमेजिन कर पाते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ ये सिस्टमेटिक कंटेंट आपके सामने आपको पसंद आया होगा, बहुत ही जीरो लेवल का है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और रोज़ आपको इस प्रकार की बेसिक से वीडियो मिलेगी। मेंसुरेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सारे ही आपको सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।